जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से जो है हमारी जो नेट जेआरएफ की क्लास है उस पर आपका स्वागत है। तो हमने जो है पिछली क्लास यहाँ तक कर ली थी पर्वत निर्माण की, यानी पर्वत निर्माण के विचार कर ली थी और संकल्पना और सिद्धांत पर बात कर ली थी। मैंने इन पर बात की कि जो हम सिद्धांत करने वाले हैं, यानी कि जो तापीय संकुचन विचारक थे उनकी बात करेंगे और फिर उनके सिद्धांत की बात करेंगे। तो जेफरी, हाल्वाडाना, कोबर, जोली और ये इनकी बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारे थे, तो वेगनर का हम कर चुके हैं, आर्थर होम्स साहब का कर लेंगे, टेलर का कर चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक तो हमने पिछली क्लास में कर ली है। तो जिनको फिर से देखना है तो ये प्लेट टेक्टोनिक वेगनर साहब के जो सिद्धांत थे हमने पीछे कर लिया है जब प्लेट टेक्टोनिक कर रहे थे। तो आज अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो जेफरी, हाल्वाडाना, कोबर, जोली इनका देखना है और हम आर्थर होम्स साहब का भी देख लेंगे। तो आज शुरू करते हैं। तापीय संकुचन जो विचारक थे उनकी बात करते हैं। तापीय संकुचन विचारक, तापीय संकुचन विचारक की बात करें तो तापीय संकुचन विचारक में आप लीजिए पहला नाम हैरोल्ड जेफरीज। हैरोल्ड जेफरीज जिन्होंने तापीय संकुचन सिद्धांत, सिद्धांत क्या विचार कह सकता हूं या परिकल्पना, दूसरा नाम आएगा जॉली साहब और इसमें कौन से हैं, कोबर, हाल्वाडाना और आर्थर होम्स। हमने डेली साहब को छोड़ दिया है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए उनको छोड़ दिया। तो हमारे आर्थर होम्स, जॉली साहब इनका क्या था, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता या इन्हीं इसी को आप तापीय चक्र भी कह सकते हैं, तापीय चक्र सिद्धांत दिया। कोबर साहब और डाना दोनों साहब किस पर थे, तो भूसन्नति, भूसन्नति सिद्धांत पर थे। ये सिद्धांत मतलब परिकल्पना से है क्योंकि सिद्धांत नहीं कह सकते। आर्थर होम्स साहब इन्होंने कौन सी तापीय संकुचन, संकुचन की बात। अब इस पर हम एक चीज देख सकते हैं कि जो हैरोल्ड जेफरीज साहब थे इन्होंने तापीय संकुचन परिकल्पना दी, जोली साहब ने रेडियो सक्रियता, कोबर और हाल्वाडाना भूसन्नति सिद्धांत और आर्थर होम्स तापीय संकुचन। लेकिन जो एक चीज ये आर्थर होम्स को, इन चार जो है इन चार से आर्थर होम्स को एक चीज अलग करती है, ये तापीय संकुचन पे थे लेकिन जो ये थे हैरोल्ड जेफरीज, जोली कोवर और हाल्वाडाना, इनका मानना था कि जो हमारा, ये किसको मानते थे, इस स्थायित्व को, स्थायित्व को मानते थे। यानी कि जो महाद्वीपीय विस्थापन था, महाद्वीपीय विस्थापन को ये क्या करते थे, आलोचक थे, के आलोचक।
जबकि ये जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने समर्थन किया इसका महाद्वीपीय विस्थापन का, ये समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमारे जो भूखंड है वो चलते हैं। इन्होंने ऐसा माना कि जो हमारे महाद्वीप है वो चला, यानी वो मूव करते हैं, लेकिन बाकी ये सभी जो चार थे उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ये स्थित है, जो जहां है वैसे उसी स्थिति में रहेगा। तो इस प्रकार से हमने ये माना। अब देखिए एक इनमें एक चीज कॉमन रहेगी जो सभी है, मैं बताता हूँ क्या कॉमन रहेगा। तो जैसे मान लीजिए ये इन पर ये कॉमन रहेगा कि मान लीजिए ये जैसे ये है, ये मान लीजिए पर्वत है, ठीक है, यानी फोल्ड आया। तो ये फोल्ड कैसे आया, इस पर जो लगने वाला संपीडन बल था, संपीडन बल, ये कहाँ से आया, क्योंकि तो मूव तो कर नहीं रहा। तो ये संपीडन यानी कि वलन आए, तो वलन कैसे आए, पर्वत का निर्माण तो हो गया, लेकिन कैसे, उस पर संपीडन बल कहाँ से आया, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कहेंगे कि जो क्षैतिज संतुलन है, क्षैतिज संतुलन, क्षैतिज संतुलन के लिए बल कहाँ से आया, ये तो कम था, लेकिन संपीड़न और दूसरा कि चलिए ठीक है हम मान लेते हैं कि मूव कर रहा है, हम बल ले आएंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के तरीका तो पता हो गया। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता हो गया कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बनेगा, लेकिन वो किस चीज से बनेगा, उसका कच्चा माल, तो ये कच्चा माल के पीछे जाएंगे, और ये जो है कच्चा माल यानी अवसाद। तो ये सभी के सभी यही काम करने वाले हैं, कहीं ना कहीं से संपीड़न बल को लाएंगे, कहीं ना कहीं से संपीड़न बल लाएंगे, और कहीं ना कहीं से अवसाद को घसीट के लाएंगे, और जबरदस्ती क्या बनाएंगे, पर्वत का निर्माण करेंगे ही करेंगे, चाहे जिस जैसे करें, वो संपीड़न बल लाएंगे और अवसाद लाएंगे और पर्वत का निर्माण करेंगे। तो अब हम एक एक करके सभी का जो है विचार देखते हैं या परिकल्पना देखते हैं। जिनमें से पहला शब्द हम लेते हैं जेफरीज, हैरोल्ड जेफरीज साहब। तो हैरोल्ड जेफरीज साहब ने कहा, इन्होंने किसको माना, इनका मानना था कि जो हमारा ये किसको लेकर के चलते हैं, तो जेफरीज साहब तापीय संकुचन को, तो आप लिख लीजिए किसको लेते हैं, तापीय संकुचन। तापीय संकुचन को कहते हैं कि ये मानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, वो क्या हो रही थी, ठंडी हो, और जो ठंडी होने की सीमा उन्होंने बताई कि वो कितनी, 600 मीटर गहराई तक, 600 मीटर गहराई तक ही ये जो ठंडी होने की प्रक्रिया है वो चल रही है। कहाँ तक की, 600 मीटर गहराई तक की प्रक्रिया चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि सतह को 3 संकेंद्रित भाग में देखा जा सकता है, यानी सतह को 3 संकेंद्रित भागों में देखा जा सकता है। जैसे ये, अब ये 3 हैं, ये मान लीजिए ए, बी और ये सी, और ये क्या है, तो ये तो मान लीजिए आंतरिक है, ये तो आंतरिक है, यहाँ तो आंतरिक उष्मा,
आंतरिक ऊष्मा। तो इन्होंने कहा कि पहले दो, यानी ये सभी सतह जो हैं क्या होते हैं, सभी सतह ठंडे होते हैं, सभी सतह ठंडे होते हैं, पर बाद में पर बाद में बाह्य, कौन सी, बाह्य परत, बाह्य व आंतरिक, बाह्य व आंतरिक सतह पर सभी सतह ठंडे होते हैं, पर बाद में या कुछ समय बाद, पर बाद कुछ समय बाद बाह्य व आंतरिक सतह पर क्या होता है, हानि, ताप हानि, ताप हानि समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है तथा मध्य भाग में या मध्य सतह पर संकुचन तथा ताप हानि होती रहती है। इनका मानना था कि सभी सतह ठंडे होते हैं, ये सभी सतह क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बाह्य व आंतरिक सतह पर ताप हानि कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है तथा मध्य सतह में संकुचन तथा ताप हानि होती रहती है। मध्य सतह में जो है हमारी क्या होती है, ताप हानि भी होती रहती है और संकुचन भी होता रहता है। कैसे, जो ए होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बी और ये सी, इसे हम बाह्य, ये मध्यवर्ती और ये हमारी क्या होती है, आंतरिक। बाह्य, मध्यवर्ती और आंतरिक सतह होती हैं। तो कहता है इस पर जो हानि होती है, ताप हानि इस पर क्या हो जाती है, कम या समाप्त हो जाती है, और इस पर ताप हानि कम हो जाती है। लेकिन ये क्या हो जाता है, पूर्णतः क्या हो जाता है, ठंडा हो जाने से कठोर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, जिस पर क्या, जिस पर संकुचन अब नहीं हो सकता, तो वो क्या होता है। और ये जो मध्य वाले भाग में बताया कि यहाँ पे संकुचन और ताप हानि अभी भी क्या हो रही है, ताप हानि हो रही है। तो क्या होगा, जब इस पर ताप हानि होगी और संकुचन होगा, ताप हानि चल रही होगी, और यानी कि ताप हानि का मतलब कि टेम्परेचर का ह्रास हो जाना। तो जब इस पर टेम्परेचर ह्रास हो जाता है, इस पर टेम्परेचर ह्रास हो जाता है, ऐसा जटिल साहब मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मध्य वाला भाग होता है, मध्य सतह होती है, उस पर जो संकुचन होता है, रीजन उसका कि उसकी ताप हानि अभी भी चल रही होती है, यानी वो अभी पूर्णतः ठंडा नहीं होता है। तो इसीलिए इस यहाँ पर क्या हो जाता है, ये संकुचन होता है। तो जब संकुचन होगा तो बाहरी परत होगी उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अपनी तरफ खींचता है, और इसी स्थिति में क्या होता है कि असमान संकुचन के कारण
असमान संकुचन के कारण बाह्य ठोस परत में क्या हो जाता है, वलन आ जाते हैं या वलन बनने लगते हैं। जिस तरह से इसी प्रक्रिया को उन्होंने पर्वत निर्माण की बात कही। क्या कही? पर्वत निर्माण की बात कही। तापहानी समझ गए ना? तापहानी मतलब फॉल्स ऑफ टेम्परेचर, है ना, फॉल ऑफ टेम्परेचर, तापहानी। तो इस तरह से जेफरी साहब ने अपना तापीय संकुचन की बात की। इसके बाद ज्वाली साहब आए। ज्वाली साहब आते हैं, कब आते हैं? तो ये 1925 में आते हैं। कैसे? 1925 में आते हैं। रीजन, क्योंकि इनकी इस समय 1925 में एक बुक आती है जिसका नाम क्या है? तो सरफेस हिस्ट्री ऑफ अर्थ। सरफेस हिस्ट्री ऑफ अर्थ, सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ऑफ द यहाँ पे कर दीजिएगा, सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये बुक आती है। और ज्वाली साहब कहते हैं कि जो हमारा क्या है, पृथ्वी के भूखंड है, पृथ्वी के भूखंड और महासागरीय पृथ्वी के महासागर, पृथ्वी के भूखंड व पृथ्वी के महासागर, यानी पृथ्वी के जो भूखंड है उनका अगर मैं घनत्व की बात करूं तो उनका जो घनत्व है वो कितना है, 2.67, और जबकि पृथ्वी के महासागरों का जो घनत्व है वो है 3.0। ये क्या है? ये घनत्व की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि इसीलिए ये जो हमारा पृथ्वी के भूखंड है इनको ही हम क्या बोलते हैं, सियाल, और ये पृथ्वी के महासागर इन्हीं को हम बोलते हैं सीमा। तो अब आपको पता चला कि जो सीमा पर सियाल क्यों तैर रहा है, क्योंकि सीमा का जो घनत्व है वो अधिक है और सियाल का घनत्व अपेक्षा सीमा के कम है, इसीलिए सियाल सीमा पर तैरता है। यानी कि अधिक घनत्व वाले चीज, अधिक घनत्व में जो कम घनत्व है वो क्या होता है, वो तैरता है। तो इसलिए ये जो सियाल है वो क्या है, हल्के हैं, और इन्हीं हल्के होने की वजह से किससे, सीमा की अपेक्षा ये हल्के हैं, इसलिए इन पर कौन सा बल काम करता है, तो उत्प्लावन बल करता है, उन बल काम करता है, और ये क्या करते हैं, तैरते हैं। किस पर तैरते हैं, तो ये सीमा पर तैरते हैं। उनका मानना था कि ये पृथ्वी है, और ये क्या है, ये आपके सियाल हैं, और ये क्या है, सीमा है। ये सियाल है और ये सीमा है, और यही जो सियाल है ये महासागर है पृथ्वी का,
जो सीमा से बना हुआ है, तो ये सीमा सियाल पर तैर रहे हैं। ये हमारे जो भूखंड हैं, यानी पृथ्वी के भूखंड, ये तैर रहे हैं किस पर? सीमा पर। ये कहते हैं कि क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने घनत्व की बात की और पृथ्वी के जो भूखंड का घनत्व है वो कम है पृथ्वी के महासागर से, इसीलिए जो हमारे सियाल हैं वो सीमा पर तैर रहे हैं। तो ये यहीं से जो है स्टार्ट करते हैं पर्वत निर्माण की, यानी पर्वत निर्माण की बात करते हैं। कैसे? ये कहते हैं कि जो सियाल व सीमा में सियाल व सीमा में सियाल व सीमा में रेडियो सक्रियता रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थों जैसे यूरेनियम यूरेनियम थोरियम यूरेनियम थोरियम के विखंडन से यूरेनियम थोरियम के विखंडन से क्या होती है? उष्मा सृजित होती है। उष्मा क्या होती है? उष्मा सृजित होती है, या उष्मा अत्यधिक उष्मा सृजन क्या होता है? अत्यधिक होती है, यानी अत्यधिक उष्मा सृजित होती है, जिससे जो सियाल है और सीमा क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। लेकिन सियाल जो होता है वो कम गर्म होता है, जबकि सीमा अत्यधिक गर्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि जो सियाल है वो कम गर्म होता है और जो सीमा होता है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। अभी हम बताएंगे कि क्यों वो कह रहे थे कि सियाल गर्म होता है अधिक और सीमा कम, उसकी भी बात करेंगे हम इसकी बात। वो कहते हैं कि जैसे यहाँ पे यूरेनियम है, यहाँ पे मान लीजिए यूरेनियम यहाँ पे भी यूरेनियम, हर जगह मान लीजिए यूरेनियम है। और ये यूरेनियम या जो थोरियम, यूरेनियम या थोरियम क्या हुआ? विखंडन किया। जब विखंडन किए तो क्या होगा? विखंडन करने पर ऊर्जा का क्या होगा? ऊर्जा सृजित होगी, और जब ऊर्जा सृजित होगी तब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब वही कह रहे हैं कि ऊष्मा का सृजित होता है, जिससे जो है टेम्परेचर क्या हो जाता है? सृजित होने से जो ताप है, टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और उसी में जो सियाल का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कम गर्म होगा, और सीमा का अत्यधिक टेम्परेचर हो जाता है, यानी सीमा पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है, सीमा ज्यादा गर्म हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का विखंडन हुआ और यहाँ हर जगह विखंडन हुआ। तो अब देखिए कि अगर यूरेनियम का विखंडन होता है सियाल में भी और सीमा में भी, तो सीमा में विखंडन होगा तो देखो सीमा क्षेत्र और सियाल में विखंडन होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गर्मी रिलीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? किसकी वजह से? पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण के अनुसार, यानी पार्थिव विकिरण के रूप में जो हमारी सियाल भूखंडों की होगी, पृथ्वी के भूखंड यानी सियाल वालों की पार्थिव विकिरण की वजह से क्या हो जाएगी? उष्मा रिलीज हो जाएगी। और सीमा सीमा तो यहीं पे है ना, सीमा तो यहीं से रिलीज करेगा। इसलिए सीमा की जो एनर्जी, जो उष्मा होती है वो क्या होती है? कम रिलीज हो पाती है, जिस वजह से सीमा क्या हो जाता है? अत्यधिक गर्म हो जाता है। और सियाल जो होता है वो पार्थिव विकिरण की तरह, मतलब पार्थिव विकिरण हो जाती है उष्मा, जिस वजह से वो कम गर्म होते हैं। तो अब समझ में आ गया ना कि सियाल कम गर्म क्यों होते हैं और सीमा अत्यधिक गर्म क्यों होती है, अपेक्षा किसके तहत? जॉली साहब। तो ये समझ में आ गया होगा। और उन्होंने इसी पर कहा कि अगर वो अत्यधिक गर्म हो जाती है सीमा, कौन? सीमा अत्यधिक गर्म हो गई, अत्यधिक गर्म होने
पर क्या होता है कि सीमा अभी क्या थी, सीमा ठोस थी, क्या थी, सीमा ठोस थी, ये सीमा अभी ठोस है, लेकिन जब अत्यधिक गर्म हो गई, अत्यधिक गर्म होने की वजह से जो सीमा है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जॉली साहब ने बताया कि जो सियाल व सीमा में रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम थोरियम के विखंडन से ऊष्मा सृजित होती है और उस ऊष्मा के सृजन से टेम्परेचर अधिक हो जाता है। अब टेम्परेचर अधिक होने से सियाल कम गर्म होता है और जबकि सीमा अत्यधिक गर्म हो जाती है। उसका रीजन कि जो सियाल है वो सियाल अपने ऊष्मा को या अपने जो टेम्परेचर को रिलीज कर देता है पार्थिव विकिरण के द्वारा और सीमा नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो कर नहीं सकती, क्योंकि सीमा यहाँ से तो कर नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सियाल है, तो वो कहाँ से करेगी, यही महासागरों से ही कर पाएगी। इसलिए उसको कम रिलीज पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से क्या हो पाता है, कम जगह होती है जिस वजह से उसका पार्थिव विकिरण नहीं हो पाता है, इसलिए सीमा अत्यधिक गर्म होती है। यहाँ तक समझ में आया? और अगर सीमा अत्यधिक गर्म हो जाती है और उस स्थिति में वो जो सीमा ठोस सीमा होती है वो किसमें बदल जाती है, पिघल जाती है, यानी तरल में, लिक्विड में आ जाती है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसी ये जो ठोस सीमा थी और पिघली सीमा थी, अब यहीं से जॉली साहब क्या करेंगे, पर्वत निर्माण की बात करने लगेंगे या पर्वत निर्माण काल प्रारंभ हो जाएगा, किनका, जॉली साहब का। तो यहीं पे देख लेते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो घनत्व है किसका, घनत्व ठोस सीमा, ठोस सीमा और तरल सीमा, ठोस सीमा और तरल सीमा। तो अगर मैं घनत्व की बात करूं तो ठोस सीमा, ठोस सीमा, तो ठोस सीमा का कितना था 3.0 घनत्व, और इसका तरल का कितना था, तरल का कितना हो जाएगा घनत्व, तो तरल का जो घनत्व है वो हो जाएगा 2.7, कितना हो जाएगा 2.7 घनत्व हो जाएगा तरल सीमा का। तो किसका घनत्व अधिक है, ठोस का घनत्व अधिक है और तरल का अब कम हो गया। यहीं से क्या होगा, अब यहीं से करते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ये हो गया, इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे। ये अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अब वो कहते हैं कि देखिए ये मान लीजिए भूखंड था, इससे करते हैं, ये और इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे हमारा क्या है, सीमा है, ये सीमा है और ये क्या है, सियाल है, ये सीमा है और ये सियाल है। और ये कैसा सीमा है, ये ठोस, कैसा है, ये ठोस है, ठोस सीमा है। और अभी तरल की बात नहीं करें, अभी कहाँ है, हम ठोस की हैं, तो ठोस का घनत्व कितना है, ठोस सीमा घनत्व 3.0, जबकि तरल सीमा का घनत्व कितना है 2.7, इतना याद रखना। अब देखिए ये इस पर तैर रहा है, जो सियाल है वो सीमा ठोस सीमा पर तैर रहा है। अब हम कहते हैं ये आया, अब यहीं पे पर्वत निर्माण काल आएगा, ये पर्वत निर्माण काल प्रारंभ होगा। कैसे, अब देखिए ये यहाँ पे था, अब मान लीजिए यहाँ पे जो सी लेवल है, यहाँ पे सी लेवल है, यहाँ पे ये सी लेवल, अब मैं इसी के समानांतर लाऊं अगर, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं,
यहाँ पे घनत्व लिख दे रहे हैं, पृथ्वी का 2.67 और इसका 3.0 था। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इसको ये लाएं, ये एक खंड था और ये, लेकिन अब स्थिति बदल गई। क्यों? क्योंकि ठोस सीमा से अब नीचे कौन सा सीमा आ गया? अब हमारा तरल तरल सीमा आ गया। अभी तक तो ठोस था तो तैर रहा था, तो अब क्या अंतर आएगा? बारीकी से देखिएगा, देखिए ये सीमा है, इसकी जो सी लेवल है, इसके सी लेवल के ऊपर ये खंड दिख रहा है आपको, सी लेवल की ये ऊपर है खंड। तो अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए ये पहले ये हमारा था ऐसे ही, ये ठोस की मैं स्थिति बता रहा हूँ। लेकिन जब तरल आया, तो जब तरल आएगा तो अब इसका कितना था 3.0, अब इसका कितना हो गया 2.7, और जो हमारा सियाल है उसका कितना है तो 2.67, या फिर इसी में आपको 2.65 भी देखने को मिल जाता है। तो अब देखिए, जब कोई यहाँ पर ज्यादा घनत्व था, तो जब ज्यादा घनत्व था तो उसका जो ज्यादातर भूखंड था वो ऊपर था, किससे? सीमा, किसके? सी लेवल से। ये क्या है? ये तो सी लेवल है ना, सी लेवल। तो जब घनत्व 3 पॉइंट था तो उसका सी लेवल से काफी भूखंड ऊपर था, लेकिन जब वो 2.7 आएगा तो वो नीचे धंसेगा कि नहीं धंसेगा? स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि घनत्व जब कम होगा, जब घनत्व कम होगा तो जो भूखंड है वो नीचे की ओर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसका, इस भूखंड का कितना था 2.65 या 2.67, जो भी कहें आप। तो अब क्या हो जाएगा, जो इतना था अब वो भूखंड जो है इतना नीचे धंस गया, अब ये इतना नीचे चला गया, यहां तक था लेकिन अब वो और नीचे धस गया। रीजंस क्या है? क्योंकि वो जो ठोस सीमा का घनत्व था 3 पॉइंट, अब वो तरल सीमा में बदल गया, जो उसका घनत्व 2.7 हो गया। अब इनके घनत्व में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं रह गया। इसी वजह से क्या हुआ कि जब ये भूखंड है, ये नहीं, इसको हटा दे, इतना ही रखें। तो अब देखिए, ये हमारा जो भूखंड है, अब इसका सी लेवल कितना हो जाएगा? देखिए सी लेवल तो यहाँ तक था ना, ये तो अब इसके समानांतर सी लेवल तो यहाँ था, तो अब सी लेवल कहाँ रहेगा? यहीं तक रहेगा। वो तो धंस गया, लेकिन सी लेवल थोड़ी ना नीचे जाएगा, सी लेवल तो रहेगा। अभी देखो सी लेवल में और इसके जो ऊपरी भाग में काफी अंतर था, लेकिन अब क्या हो गया, वो जब नीचे धंस जाएगा तो सी लेवल क्या हो जाएगा, उसके यहाँ पार्श्व में पहुंच जाएगा, और इसी पार्श्व में सी लेवल क्या करेगा, यहाँ से लहरें आएंगी, लहरें आएंगी तो इसके क्या, इस भाग पर अटैक करेंगी कि नहीं करेंगी? इसको काटेंगी, काटेंगी, हाँ इसको बिल्कुल काटेंगी, लेकिन इसको काटेंगी भी, और यहाँ से जो अवसाद होगा वो यहाँ अवसाद डिपॉजिट भी करेंगी, जमा करेंगे कि नहीं करेंगी? बिल्कुल। इन दोनों पार्श्वों में, यानी दोनों कोनों, ये पार्श्व वाले में क्या करेगी, अवसाद लाएगी। यहाँ अवसाद क्यों नहीं ला पा रहा था? यहाँ पे इसलिए नहीं ला पा रहा क्योंकि सी लेवल से ऊपर था, जो भूखंड था सी लेवल से काफी ऊपर था, लेकिन जब इसका हमारा ठोस सीमा से वो तरल सीमा में चेंज हुआ तो उसका जो घनत्व था वो कम हो गया, जिस वजह से भूखंड नीचे क्यों गया और सी लेवल के पास पहुंच गया, सी लेवल के पास पहुंच गया। ये देखिए, जो पहले तो यहाँ से था ना, इतना ऊंचा था, तो वो यहाँ पर नहीं अटैक कर पा रहा था, लेकिन जब अब पार्श्व में आएगा तो पार्श्व में लाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, अब ये मान लीजिए पूरा ये सी लेवल, ये पूरा सागर है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लाएगा कि नहीं लाएगा, अपने साथ अवसाद लेके आएगा, तो इसके पार्श्व को काटेगा भी और यहाँ पर अवसाद भी जमा करेगा, जमा किया अवसाद। अब क्या होता है, अब ये कहते हैं कि ये ऐसी प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती है। अब ये एक दिन की जो प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, और क्या होता है कि
जो सूर्य होता है और चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा के कारण एक बल उत्पन्न होता है, वो बल इस पर काम करेगा, उसका नाम है ज्वारीय। ज्वाली साहब, मैंने क्या बताया शुरू में? मैंने यही बताया ना कि ये लोग दो चीज के पीछे पड़ेंगे, एक बल और दूसरा कच्चा माल यानी अवसाद, क्योंकि अवसाद से ही पर्वत का निर्माण करेंगे और कोई एक बल लाके बता देंगे, कहीं ना कहीं से संपीड़न लाएंगे जिस वजह से बनेगा। तो ये यही बात कहें तो अब देखो, ये किसी न किसी तरह से अवसाद ले आए। ऐसा नहीं है कि ये तर्क सही नहीं है, बिल्कुल तर्क सही है, उन्होंने तर्क दिया और इस तरह से अवसाद लाए। अब जरूरत किसकी थी? बल की। अब इनके पास बल नहीं था, कहां से लाए? सूर्य और चंद्रमा से लाए। ज्वारी ज्वारी बल होता है, काम करता है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं होता ज्वारी बल जो हमारे महाद्वीपीय विस्थापन के लिए पर्याप्त हो, यानी कि हमारे भूखंडों को क्या कर दे, मूव करवा सके। इतनी अभी इसमें सामर्थ्यता नहीं है इस बल में। तो लेकिन तब तक प्लेट टेक्टोनिक नहीं आया था, तो कुछ चीजें पता नहीं थी, तो ये इसीलिए तो भटक रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ज्वारीय बल होता है जो क्या करता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। तो ये जो भूखंड है वो क्या करेगा, इधर से जाएगा, इधर को चलेगा कि नहीं चलेगा? संपीड़न आया, ज्वारीय बल से उन्होंने संपीड़न बल लाया और उन्होंने कहा कि ऐसे चलेगा, इधर की ओर क्या करेगा, संकुचन करेगा। लेकिन इन्होंने ज्वारीय बल को लेकर के कहा, लेकिन ज्वारीय बल में संकुचन कहा, कैसे? देखो, एक मिनट, संकुचन की बात अगर करते हैं तो संकुचन कैसे हुआ? जैसे आप एक गुब्बारा लीजिए, क्या लीजिए, गुब्बारा लीजिए, तो क्या होता है ना, जैसे एक मान लीजिए ये गुब्बारा है और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए और इस पर एक मार्क यहाँ रख दीजिए और एक यहाँ पे मार्क कर दीजिए। अभी जब रखने से पहले इन दोनों के बीच की दूरी नाप लीजिए और इसके बाद फ्रिज में रख दीजिए। जब फ्रिज में रखने के बाद इसका संकुचन होगा और ये छोटा हो जाएगा, तब इन दो बिंदु कहीं आपको ऐसे हो जाएंगे, तब इन दूरियों की इनके बीच की दूरी मापिएगा, तब क्या हो जाएगी, कम। यही तो क्या है, संकुचन। तो इन्होंने क्या किया, कह रहे हैं इधर की ओर ये क्या हो रहा है, संकुचन, यानी संकुचित हो रहा है, यानी संकुचन, ज्वारीय बल काम करता है और ये संकुचन होता है। अब ज्वारीय बल भी आ गया, संकुचन भी आ गया और ये सेडिमेंट यानी अवसाद तो यहाँ पे आ ही गए। अब ये पर्वत निर्माण के लिए क्या है, एकदम तैयार है। बस इसको किसी तरह मूव करवा दो और ये अवसाद किसी तरह से ऊपर आ जाए, बस इतनी ही कसर रह गई। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए, ये काम होता रहा, लेकिन अब ऐसा समय आया, क्योंकि हमारी अभी भी क्या थी, अभी जो हमारा सीमा था, यानी जो हम ये बनाए थे, जो हम ये बताए थे, तो ये कह रहा है ये सियाल और ये सीमा, ये क्या है, ये गर्म होने की वजह से ये नीचे धंस गए थे। नीचे क्या हो गए थे, नीचे धंस गए, यानी ये जब गर्म होगा तो ये क्या हो गए, नीचे धंस गए थे। नीचे धंस गए कि नहीं धंस गए? हाँ, नीचे धंस गए। अब इन्होंने कहा कि जब ज्वारीय बल लगा इस पर और ये मूव करने लगा, क्या करने लगा, मूव करने लगा, कैसे? मान लीजिए ये एक खंड है, ये ये एक खंड है, और ये इसका पथ है। तो इस पर ज्वारीय बल लग रहा है, तो ये इधर को जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, इधर को जाएगा। ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। हो सकता है कभी ये यहाँ पे रहा हो सकता है ये कहीं यहाँ पे रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ये यहाँ पे रहा होगा और धीरे धीरे चल के आज यहाँ पे आ गया। तो जब यहाँ पे रहा होगा तब ये सारी घटना हो रही थी।
यानी सियाल गर्म था जब यहाँ पे थी। अब अगर ये यहाँ से खिसक के यहाँ से आ जाएगा तो जो हमारा सीमा क्षेत्र गर्म था, अब ये कहाँ आगे को मूव कर गए, तो यहाँ से सीमा क्या करेगा, ठंडी होगी कि नहीं होगी? हाँ ठंडी होगी। और ये इधर ठंडी हो रही है और ये इधर को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और तो इस पर क्या यहाँ पे अवसाद जमा थे कि नहीं अवसाद जमा थे यहाँ पे। अब ये सागर तल है तो सागर तल में यहाँ अवसाद होंगे कि नहीं होंगे? हाँ अवसाद होंगे। यहाँ पे भी अवसाद थे कि नहीं थे? अवसाद थे। जब ये ऐसे जाएगा तो अब देखते होंगे ना, जब आप गाँव में कराहा करवाते हैं खेतों पे तो क्या करता है, वो एक जगह की मिट्टी थोड़ी ना लेके जाता है, एक जगह की नहीं ले जाता ना, वो एक लेवल से धीरे 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 करके ले जाता है। यानी छोटी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लेता चला जाता है और क्या करता है, जब मेड़ के पास जाता है तो बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। वही तो कर रहा है, ये धीरे धीरे जाएगा और जो यहाँ सागर में जो अवसाद थे वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इधर को जाएंगे तो वो क्या होते जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे। और एक समय आएगा कि ये क्या करने लगेंगे, ये ऊपर आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और इस तरह से क्या बन जाएंगे, पर्वत बन जाएंगे। अब ये इधर पर्वत बन गए और इधर ये ठंडी हो गई। अब जब ठंडी हो जाएगी तो आप बताइए कि हम कहाँ पे लाके छोड़ दिए थे, गर्म पे लाके छोड़ दिए थे। यानी इसका जो सी लेवल था वो कहाँ पे था, यहाँ पे था। इसका कितना था, 2.7 घनत्व और इसका 2.67, यानी ये सियाल था और ये तरल सीमा था। अब ये बताइए जब ये ठंडी हो जाएगी, ये आगे निकला और यहाँ से उष्मा रिलीज हो गई। अब ये क्या हो गया, तेजी से ठंडा हो गया। क्या हुआ, तेजी से ठंडा हुआ। कौन, सीमा क्षेत्र तेजी से ठंडा। और जब तेजी से ठंडा होगा तो वो ठोस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो तेजी से ठंडा होने के साथ वो क्या होने लगा, अब ठोस होने लगा। तो जब ठोस होगा तो इसका अब घनत्व कितना हो जाएगा, 2.7 था, अब कब कितना हो जाएगा, जब ये ठोस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो 3.0 हो जाएगा। अब जब ये 3.0 हो जाएगा, जब अगर घनत्व यहाँ पे 2.7 था, लेकिन अब अगर इसका घनत्व 3.0 हो जाएगा तो जो हमारा भूखंड था वो नीचे आया गया था। यहाँ से कैसे हो गया था, ये नीचे को धंस गया था ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा। रीजन, क्योंकि अब घनत्व जो है, सीमा का घनत्व चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि वो सीमा ठोस हो गई और ये ऊपर फिर से ऊपर की ओर चला जाएगा। यानी जो सी लेवल यहाँ से था, अब वो सी लेवल फिर अपने तल पे संतुलित हो जाएगा। सी लेवल क्या है, ये सी लेवल यानी समुद्र तल फिर से आ जाएगा। और इस तरह से ये जो ये था, ये ऊपर जाएगा तो अब क्या यहाँ पे ये पर्वत बनाएगा, ये तो पर्वत था ना, यहाँ पे क्या दिखेंगे आपको, अब ये पर्वत। तो इस प्रकार से जब आप वेगनर का भी पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे ही उन्होंने भी बताया था, वेगनर साहब ने भी बताया था। तो बस इस प्रकार से जो है, वेगनर साहब भी क्या थे, उन्होंने भी बल को लेकर के दिक्कत थी, दिक्कत तो बल ही की थी, तो उन्होंने ये बताया। और इस तरह से जॉली साहब ने अपना ये सिद्धांत या विचार अपना प्रस्तुत किया। तो हमारी देखा कि कैसे सीमा जो हमारी पुनः क्या हो गई, ठंडी हो गई, जिस वजह से हमारा क्या हुआ, फिर से पुनः स्थापित हो गया। तो अब बताइए जब ये 0.3 हो गया, सॉरी 3.0 हो गया घनत्व, और ये हमारा सब कुछ स्थापित हो गया, सीमा हमारी ठंडी हो गई और सियाल भी हमारा ठंडा हो गया, और दोनों क्या हो गए, आपस में जो पहली स्थिति थी वही अब फिर से आ गई। और इसके बाद जब फिर से ये स्थिति आएगी, कौन सी, जब फिर से ये स्थिति आएगी जो हमारा तरल वाली स्थिति, यानी यहाँ से जब यहाँ के बीच, यानी इन दोनों के बीच की स्थिति आने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, जो शांत काल। यानी ये सब प्रक्रिया हुई तो यहाँ से ये घूम के चक्र फिर से यहाँ आ गया ना, ये पूरा चक्र ये घूमा और फिर यहाँ आने के लिए, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी तरल से स्टार्ट हुआ और ठोस में पहुंच गया। लेकिन जब अब ठोस से फिर तरल आएगा
तब ये इस स्थिति में आएगा। लेकिन ठोस से और तरल में आने के काल को ही हम क्या बोलते हैं? शांत काल। इसी बीच के काल को हम क्या बोलते हैं? शांत काल, क्विसेंट काल, जो मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था। तो आशा है समझ में आया होगा। मैं एक बार रिवाइव कर देता हूँ कि जो ज्वाली साहब थे, उन्होंने 1925 में उनकी एक बुक छपी जिन्हें सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी के भूखंड है, उनका जो घनत्व होता है वो 2.67 होता है, जबकि पृथ्वी के महासागरीय का जो घनत्व है वो 3.0 होता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी, जो हमारा क्या है, जो हमारी सियाल हैं, वो किस पर तैरते हैं? सीमा पर तैरते हैं। रीजंस ये, क्योंकि उनका घनत्व, सियाल का घनत्व सीमा के घनत्व से कम होता है, जिस वजह से वो ऊपर उत्प्लावन बल की वजह से तैरते रहते हैं। इसलिए उन्होंने फिर ये बताया कि इसके बाद जब पर्वत निर्माण की बात करी, तो उन्होंने बताया कि जो सी लेवल होता है वो इतना बताया, सी लेवल की वो अभी भूखंड से नीचे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठोस सीमा है और ठोस सीमा का जो घनत्व है 3.0 है और जो सियाल का घनत्व 2.67 है, जिस वजह से अभी ये तैर रहा है। लेकिन जैसे ही जो हमारा सी लेवल है वो ऊपर जाता है, रीजन सी लेवल ऊपर जाने का रीजन जो हमारा ठोस सीमा था वो किस में बदल गया? सीमा में, तरल सीमा में। तरल सीमा में क्यों बदला? क्योंकि उनका मानना था कि जो ये हमारे इसमें सीमा और सियाल में हमारे यूरेनियम, थोरियम है और वो विखंडित होते हैं। रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ थे, उन पदार्थ क्या थे यहाँ पर? यूरेनियम, थोरियम जैसे पदार्थ थे। तो वो क्या हुए? यहाँ विखंडित हुए और विखंडित होकर के क्या? एक नवीन ऊर्जा, एक नई ऊर्जा, अत्यधिक ऊर्जा का क्या किए? सृजन किया, जिस वजह से सियाल और सीमा दोनों क्या हुए? गर्म हुए। लेकिन गर्म होने की स्थिति में टेम्परेचर तो दोनों का बढ़ा, लेकिन सियाल का कम बढ़ा और सीमा का ज्यादा बढ़ गया। और सीमा का ज्यादा बढ़ा, वो हमने बताया कि सीमा का इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ से पार्थिव विकिरण नहीं हो पाया, जबकि सियाल का पार्थिव विकिरण से वो अपने आप को क्या कर लिया? कम कर लिया। इसलिए जो है ऐसी स्थिति आई कि हमारा जो सीमा था वो अधिक गर्म होने की वजह से वो पिघल गया और इसीलिए वो तरल सीमा में चेंज हो गया। और इसलिए ठोस सीमा से जब तरल सीमा में आया तो जो हमारा भूखंड है वो कहाँ? नीचे की ओर धस गया। कहाँ गया? वो नीचे की ओर धस गया। और जब वो नीचे की ओर धसता है तो क्या हुआ? उस पर 2.7 किसका? तरल सीमा। जब तरल नीचे धसता है तो जब नीचे धसेगा उस पर अवसाद होंगे और फिर उन्होंने बताया कि ज्वारीय बल होता है जिससे वो संकुचित करता है और एक संपीड़न बल तैयार कर दिए, जिससे वो पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करेगा। और जो उस पर, और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो सी लेवल है उसके पार्श्व को काटेगा, वहां अवसाद जमा करेगा, जिस वजह से वहां पर वो जब मूव करेगा तो क्या करेगा? पहला तो जब मूव करने पर ऊपर इधर अवसाद इकट्ठा करेगा, मलबा इकट्ठा करेगा और धीरे धीरे वो मलबा अवसाद किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? पर्वत के रूप में। और पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। परिवर्तित होने के बाद जब वो आगे मूव कर जाएगा तो वो क्या करेगा? वो हमारा जो जगह खाली करके जाएगा वहां से सीमा हमारा अत्यधिक ठंडी हो जाएगी और सीमा के अत्यधिक ठंडी हो जाने से सीमा का वहां से अत्यधिक मतलब तेजी से ठंडी होने की स्थिति को हम क्या बोलेंगे? कि वो फिर से किसमें आने वाला है? ठोस सीमा में आने वाला है। और फिर से वह क्या आता है? तरल सीमा से ठोस सीमा में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा भूखंड फिर से ऊपर चला जाता है। और इस तरह से उन्होंने बताया कि पर्वत का निर्माण होता है। और इन्हीं 3.0 से 2.7 के बीच का जो काल होता है उसी को हम शांत काल कहते हैं। तो इतना समझ गए। अब इसके बाद जो है ज्वाली साहब के बाद हम देखते हैं कोबर और हालवा डाना साहब को। लेकिन ये कोबर और हालवा डाना साहब थे, ये किस पर थे? तो भूसन्नति आधारित भूसन्नति आधारित थे। और भूसन्नति आधारित में जो हालवा डाना थे, हालवा डाना ने जो है 5 तरह की क्या दिए? 5 चरण दिए कि पर्वत निर्माण के 5 चरण होते हैं। लेकिन वहीं जो है कोबर साहब ने अलग अपनी प्रतिक्रिया दी।